आज जिस तरह से नीतियां लागू की जा रही है पूरे देश में और आम नौजवान को लूटने का काम इन नीतियों से हो रहा है, और उससे न केवल देश की बड़ी बड़ी कंपनियां बल्कि माफिया मालामाल हो रहा है। और इन नीतियों के खिलाफ कोई लड़ सकता है, इस स्थिति को कोई बदल सकता है, तो वो केवल और केवल देश और प्रदेश का युवा है। अभी देख रहे हैं आप, राजस्थान में 17 जिले और 3 संभाग पूर्ववर्ती सरकार ने बनाए थे, जहां नए प्रशासनिक कार्यालय होते, नए रोजगार मिलता। इस सरकार ने 17 में से 9 जिले और 3 संभागों को समाप्त कर दिया। और क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं इसमें खर्चा होगा। और वही सरकार अब आदेश दे रही है कि ग्राम पंचायत और पंचायत समितियां बड़ी हैं, उनको हम छोटा करके जनता को राहत देंगे। तो जिले और संभाग छोटे करके राहत दे रहे थे, वो तो गलत है। और पंचायत और पंचायत समिति छोटे करेंगे तो वो ठीक है, क्योंकि ये सरकार में बैठे हुए लोग इस युवा को भ्रमित करने के लिए जिस तरह से सांप्रदायिक और बड़ी कंपनियों का जो गठजोड़ है, आप देखेंगे कि 10 साल में इस देश की सरकार ने जो नीतियां अपनाई है, गौतम अडानी जो कहीं जानता नहीं था इस देश का आम जनता, जो सबसे ज्यादा जो प्रदेश में नहीं था, देश में नहीं था, आज वो दुनिया में चौथे और 5वें नंबर का अमीर हो गया। उसको लुटाने के लिए हवाई अड्डे उनके हवाले, बंदरगाह उनके हवाले, हर चीज उनके हवाले, और सरकार लूटने का मौका देने का काम करती है। और दूसरी तरफ उस नौजवान को धर्म के आधार पे लड़ाने का और जहर फैलाने का काम, लोगों में इतनी घृणा पैदा कर दिया। आप अंदाजा कीजिए, एक पुलिस का सिपाही जो रेल में चल रहा है, एक इनोसेंट जिसको वो जानता नहीं, उससे कि कोई दुश्मनी नहीं, केवल और केवल उस घृणा का नतीजा है कि पुलिस का एक सिपाही एक नौजवान को गोली मार के हत्या करता है। ये नफरत, रोजगार भूल जाए, महंगाई भूल जाए, अपना अधिकार भूल जाए, और केवल नफरत की जो बीज इस भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने बोए हैं, उसके खिलाफ आप रोजगार के साथ साथ जब तक उससे नहीं लड़ेंगे, आज हर उस जाति और धर्म के आधार पे एक ही बात है उनके पास, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान। अब हर मंदिर के नीचे उनको मस्जिद के नीचे मंदिर दिखाई देता है। सबल हो, मथुरा और काशी हो, और अभी तो दरगाह शरीफ को, अजमेर दरगाह शरीफ के नीचे भी उनको मंदिर दिखाई देता है। जबकि देश के संसद का 1991 में सर्वोच्च न्यायालय के देश की संसद का कानून बना हुआ है, जो आज भी लागू है, जिसमें साफ लिखा है कि अयोध्या के मसले को छोड़कर कोई भी धार्मिक स्थल, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्ध, उनके कोई भी उपासना स्थल है, उस पे यथास्थिति रहेगी, उस पे किसी तरह का नहीं होगा। लेकिन ये आरएसएस, ये सांप्रदायिक ताकतें जो अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला की संपत्ति बढ़ाने का काम करते हैं और आम जनता को धर्म और जाति के खिलाफ आपस में लड़ाकर अपनी राजनीतिक सोच सीख रहे हैं, और कहते हैं हम बड़े देशभक्त हैं। हमारा देश का प्रधानमंत्री कहता है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पूरे देश में ढोल पीटती है कि हमारे प्रधानमंत्री का डंका देश में बज रहा है, 56 इंच का सीना है। अरे हम पूछना चाहते हैं, मोदी जी कहां गया तुम्हारा 56 इंच का सीना? देशभक्ति कहां गई? इस भारतीय लोगों को अमेरिका के ट्रंप ने हथकड़ी डालकर, बेड़ी डालकर 105 लोगों को, जिसमें बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी, उनको यहां जाके छोड़ दिया। बेशरम इस देश के नागरिक थे। अरे बाहर से बहुत छोटे देश, जिन्होंने ट्रंप को कह दिया अगर हमारे देश के नागरिकों को आप निकालते हो
तो इस तरह से बेइज्जती करके नहीं, हमारी हवाई जहाज लेके जाएगी। जो कहते थे वह हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में देखना चाहता हूं। अरे नरेंद्र मोदी, तेरी सरकार बैठी हुई है, मुंह सिले हुए बैठे हैं, और हमारा विदेश मंत्री संसद में खड़े होके कहता है बेशरम, कहता है अमेरिका में ऐसा ही होता है। तो तुम क्यों बैठे हो? भाई अमेरिका में होता है, जो अपना खेत बेच के, अपनी संपत्ति बेच करके, जो इस देश में रोजगार नहीं मिला तो अमेरिका में रोजगार के लिए गया था, और अभी 105 ही नहीं रहेंगे, 7 लाख भारत के नागरिक अमेरिका में। कौन लड़ेगा इसके खिलाफ? अरे इस देश के नागरिकों के साथ इस तरह से अपराधी का व्यवहार हो, उनका कोई गुनाह नहीं था, क्योंकि ट्रंप ने कह दिया कि यहां रोजगार करने वाले विदेशी अब यहां नहीं रह सकते। मेरा तो आपसे निवेदन है, इस देश के सम्मान को कोई बचा सकता है? इस देश की दिलों में दरार पैदा की है, उसके खिलाफ लड़ सकता है। इन नीतियां जो नौजवान को बेरोजगार और इस देश के किसान को कर्जदार कर रही है, उन नीतियों के खिलाफ केवल और केवल इस देश का नौजवान लड़ सकता है। और जहां लड़ा है इन नीतियों के खिलाफ, चाहे आप श्रीलंका देख लीजिए, इनका समाधान जो बताने वाले, आज सब जगह अगर निजीकरण रोक दिया जाए या आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट बेस खत्म कर दिया जाए तो बहुत बड़ा रोजगार हो सकता है। कितनी लूट करते हैं, परसों ही मेरे किस तरह से जनता से लूट करते हैं। मतलब पेट्रोल और डीजल पे 2014 में जब सरकार आई थी, 3.25 लाख करोड़ का टैक्स पूरे भारत से केंद्र सरकार के खजाने में जमा होता था, और 2024 तक 7.5 लाख करोड़, 3.25 लाख से 7.5 लाख करोड़ रुपए हो गया। 400 वाला सिलेंडर 1100, 50 रुपए वाला डीजल 95। एक तरफ जनता को लूटते हैं और दूसरी तरफ 10 साल में अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला को 15 लाख करोड़ रुपए उस खजाने से छूट देने का काम करते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स तो 30% का, उसको 20% करते हैं। मतलब पूरा देश के 500 कंपनियों का आप 10 साल का हिसाब देखेंगे, 25 लाख करोड़ रुपए की टैक्स और कर्ज माफ करने का काम किया, कर्ज बट्टे खाते लिखने का काम किया है। और दूसरी तरफ एक एक जगह जनता को लूटने का टैक्स के माध्यम से और जनता को भ्रमित करने के लिए सांप्रदायिकता और जातिवाद पे लड़ा के अपने यारों को मालामाल करके, और उस पैसे से, उन कंपनियों के पैसे से जनता का ईमान खरीदने की बात करते हैं। इस इलेक्शन बॉन्ड इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने, जिसमें हजारों करोड़ रुपया इन्होंने उस गैर कानूनी कानून बना करके वसूल करने का काम किया, और देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा यह गैर कानूनी है। तो मेरा तो आपसे एक ही निवेदन है कि जो राजस्थान की सरकार, अभी सरकार है ही नहीं, सुबह आदेश करती है और शाम को निरस्त कर देती है। ट्रांसफर उद्योग खोल रखा है, नियुक्ति नहीं, कह रहे हम इतने लाख लोगों को नौकरी देंगे। अरे तो कौन हाथ पकड़ रहा है? थानेदार की भर्ती में 50 से ज्यादा थानेदार गिरफ्तार, पेपर लीक में 2 आरपीएससी के मेंबर गिरफ्तार, लेकिन उस परीक्षा को निरस्त करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मेरा तो आपसे निवेदन है, क्योंकि वो पेपर लीक भी जो आज माफिया पैदा किया गया है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, करोड़ों रुपए में वही पेपर लेते हैं और सरकार में बैठे हुए लोग उनको देते हैं। बाकी कोई परीक्षार्थी, चाहे वो शिक्षक हो या दूसरी कोई भर्ती हो, परीक्षा देने वाला करोड़ों में पेपर नहीं खरीद सकता। कहीं आपने देखा है कोई बाजार में कहता है भाई पेपर ले लो 5 लाख में, 7 लाख में, करोड़ों में लेते हैं, वो देते हैं। और जो मेहनत करता है
वो तो रह जाता है, और जो लाखों रुपए देकर पेपर कोचिंग वाले से लेता है वो थानेदार और एसडीएम बन जाता है। ये मेरा तो आपसे निवेदन है इस नीतियों के खिलाफ, क्योंकि जो मेरे उम्र के हैं उनको तो किसी को 10 साल किसी को 20 साल जीना है, लेकिन आपको अभी 40 साल जीना है। आपके भविष्य को जिस तरह से अंधकार में किया जा रहा है, चाहे नौजवान हो किसान हो, हर देश के नागरिकों को कर्जदार और बेरोजगार किया जा रहा है, और कंपनियों को मालामाल केवल इस सांप्रदायिक और जातिवादी जहर फैलाकर इस पैसे का, कॉर्पोरेट के पैसे का उपयोग करके वोट की खेती, राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। मैं समझता हूं इस संघर्ष को आम नौजवान के बीच जाकर इस सांप्रदायिक और जातिवादी जहर, आज बेरोजगार है वो कह रहे हैं हम 80 के प्रतिनिधि हैं, हम हिंदुओं के ठेकेदार हैं, तो 105 आए उनमें ज्यादातर हिंदू ही थे। आज 80% बेरोजगार उन्हीं हिंदू में है। जब 80% देश के हिंदू हैं, सबसे बड़ी बेरोजगारी है, तो उनको तो लगा दे, बाकी को तो छोड़ दो। महंगाई से लूट रहा है तो 80% वही हिंदू है, और हिंदू की बात करके धार्मिक भावनाओं को शोषण करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। मैं समझता हूं इसका मुकाबला समाधान है, और समाधान इस जनता का टैक्स का पैसा जनता के रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए। आप अंदाजा कीजिए, जब केरल शिक्षित पूरा हो सकता है तो फिर राजस्थान क्यों नहीं हो सकता, उत्तर प्रदेश क्यों नहीं हो सकता, मध्य प्रदेश क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। ये भ्रष्टाचार के लिए ईडी और सीबीआई को किसी के भेज देते हैं। मैं समझता हूं वो केरल में भी सरकार चला रहे हैं, बंगाल में भी लाल झंडे ने 34 साल तक सरकार चलाई है। एक भी मंत्री और मुख्यमंत्री पे मोदी जी ईडी का छापा डाल के बताए, बाकी तमाम पार्टियां पे छापा पड़ता है, नेता जेल जाके आते हैं। इसलिए मेरा तो आपसे निवेदन है, राजनीतिक नीति हो, इच्छा शक्ति हो, तो देश के नौजवान को रोजगार भी मिल सकता है, हर को शिक्षित भी किया जा सकता है। छोटी बात नहीं है, 8 दशक पूरे होने जा रहे हैं आजादी को, 78 साल कम नहीं होते। हमारे संविधान जो कुछ हमें मिला था, इस देश के दलित को, शोषित को, पीड़ित को, जिनको न बराबरी का हक था, इस संविधान ने बराबरी का हक दिया है। उस संविधान के उन तमाम संविधान को बदलने का इरादा का मतलब एक ही है कि संविधान ने शोषित, पीड़ित महिला को जो बराबर का हक दिया, उसको छीन कर वापिस मनुस्मृति वापिस लागू करना चाहते हैं। इसलिए वो तमाम लोग जिनको इस आजादी के बाद जो अधिकार मिला, पढ़ने का, रोजगार का, बराबरी का, अंबानी अडानी का वोट भी वही है, और गरीब से गरीब बीपीएल का भी वोट की वही ताकत है। लेकिन वोट का सही इस्तेमाल हो और इन लुटेरों का सफाया हो, इस बात को लेकर के मैं समझता हूं भारतीय जनवादी नौजवान सभा जो राजस्थान में ये सरकार जो वायदे करके आई है उससे उल्टा काम कर रही है। 3700 के करीब इंग्लिश स्कूल पूरी वर्ती सरकार ने खोले थे। 1 साल हो गया, मास्क लगाते तो बात समझ में आती है, कह रहे समीक्षा करेंगे, स्कूल बंद करेंगे। चाहे ये सरकार हो चाहे वो सरकार हो। क्या राजस्थान में जनसंख्या कम हुई है? क्या पढ़ने वालों की संख्या कम हुई है? उस सरकार ने भी बंद किए, और ये सरकार भी स्कूल बंद करने का काम करती। और राजस्थान 29 राज्यों में वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा शिक्षा में निजीकरण किया गया है। सबसे ज्यादा निजी विश्वविद्यालय राजस्थान में 29 राज्यों में, सबसे ज्यादा निजी शिक्षण संस्थाएं, क्योंकि माफिया पैदा करने का काम चाहे ये सरकार हो चाहे वो सरकार हो, जिनकी नीतियां एक है, केवल ये सबसे बड़ा खतरा जो सांप्रदायिकता का और कॉर्पोरेट का गठबंधन है, मैं समझता हूं ये सबसे बड़ा खतरा है। उसको परास्त करने के लिए, नौजवान के रोजगार के लिए, आम जनता को लूटने से बचाने के लिए भारतीय जनवादी नौजवान सभा के तमाम राजस्थान के प्रतिनिधि 2 दिन बैठ करके यहाँ निर्णय करेंगे, और इस सफेद झंडा लेकर
जो शहीद आजम भगत सिंह का प्रेरणा है उसको लेकर के जाएंगे और इस लूट की व्यवस्था को समाप्त करने में अपना बहुत बड़ा योगदान देंगे। यही बात कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।